नमस्कार, वॉइस ऑफ उत्तराखंड की साप्ताहिक इंटरव्यू सीरीज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि गुप्ता। आज इस इंटरव्यू में हम आप सभी दर्शकों की भारतीय थल सेना से जुड़ी जिज्ञासा को दूर करेंगे। भारतीय थल सेना को किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। हम समस्त देशवासी भारतीय सेना और जवानों के लिए कर्जदार है। हम अपने घर में सुख चैन की नींद से सो पाते हैं, अपने परिवार वालों के साथ खुशी के पल बिता पाते हैं। इन सभी का श्रेय हमारे भारतीय जवानों को जाता है। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय थल सेना में सैन्य अधिकारी की भूमिका निभा चुके विनोद कुमार पसबोला जी, जो कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर है। विनोद कुमार जी, आपका वॉइस ऑफ उत्तराखंड में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें समय दिया और आप इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बने। माय प्लेजर। दर्शकों की इस जिज्ञासा को दूर करने का सबसे पहला सवाल आपसे हमारा यही आता है कि आपने देशभक्ति में अपनी भूमिका निभाने की, थल सेना में शामिल होने का कैसा निर्णय लिया? ये निर्णय देखिए, मैं पौड़ी गढ़वाल के एक इंटीरियर विलेज में मेरा जन्म हुआ और प्रारंभिक शिक्षा वहीं पे हुई। तो मेरे परिवार में मेरे पिताजी, वो 4 भाई, उनमें मेरे जो दो चाचा वो भारतीय सेना में कार्यरत थे। उन्होंने एक जवान के रूप में उन्होंने भारतीय सेना में अपना सेवाएं देने शुरू की और उनमें से मेरे एक जो बड़े चाचा जी थे वो अपने परिश्रम से और कुछ समय के बाद वो सैन्य अधिकारी बने। जब मैंने 12वीं कक्षा पास कर दी तो मैं छुट्टियों में 12वीं परीक्षा के देने के बाद मैं छुट्टियों में उनके पास गया। तो वहाँ पे मैंने उनको ऑफिस जाते देखा और शानदार यूनिफॉर्म में कंधे पे चमचमाते हुए सितारे देखे। फिर एक दिन मैं उनके कार्यालय में भी गया तो उनका जो काम करने का तरीका, उनका बोलचाल का तरीका, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत प्रभावित की। तो उस समय मन में आया कि शायद मुझे भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय सेना में जाना चाहिए। जी, अगला सवाल मेरा यही है और यह दर्शकों का भी सवाल रहता है कि सेना में शामिल होने से जो सैन्य जीवन है उसकी कल्पना आपकी क्या थी, और जब आप देश सेवा में कार्यरत थे उस दौरान आपकी जो कल्पना की गई थी वो सेम थी या कुछ उसमें बदलाव आपको दिखा? देखिए, कल्पना तो हम सोच ही सकते हैं कि किस प्रकार का जीवन होगा, और एक सामान्य जानकारी होती है कि ये बॉर्डर्स की हम अपने जो हमारी सीमाएं हैं उनकी सेना रक्षा करती है। हमारे जो बॉर्डर के क्षेत्र हैं, हमारी जो सीमाएं हैं वो बड़े डिफ़िकल्ट इलाकों में हैं। तो उन कठिन इलाकों में रहते हुए अपने कर्तव्य को निभाना, ये तो एक सामान्य समझ होती ही है। और जब हम सेना में आ गए और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने देश के लगभग सभी प्रांतों में और अलग अलग बॉर्डर्स पे और अलग अलग क्षेत्र में जाके अपनी सेवाएं दी है। तो लगभग वही एक चैलेंजिंग लाइफ स्टाइल है। आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं, आपके पास चुनौतियां आती हैं और उन चुनौतियों का सामना करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। बहुत गर्व की बात, हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हम भारतीय सेना का एक हिस्सा रहे। जैसे कि आपने चैलेंजेस और चुनौतियों की बात की, तो हम चाहेंगे आप दर्शकों से साझा करें कि आपका जो ट्रेनिंग का सफ़र था उसमें किन मुश्किलों का सामना आपने किया? मेरी ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ही हुई थी। ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है, फिजिकली बहुत डिमांडिंग होती है, तो वो करना ही पड़ता है हर एक को। और सिस्टम ऐसा है कि जैसे भी आपकी अगर इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करने से पहले आपकी शारीरिक स्थिति कैसी है, वहाँ पे जो प्रशिक्षण है वो आपको एक स्ट्रॉन्ग फिजिकली एंड मेंटली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। वहाँ जाके जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि जो मानव शरीर है इसके अंदर अपार क्षमताएं हैं और साथ में आपके बहुत सारे साथी होते हैं
तो हंसते खेलते ये सारा जो टफ लाइफ होती है वो निकल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि दुर्गम स्थानों पर पोस्टिंग की जाती है, तो आप हमारे साथ कोई ऐसा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ, दुर्गम स्थानों पे मैंने शुरुआती दौर में जब मैं इन्फेंट्री में अपना अटैचमेंट कर रहा था तो मैंने मिज़ोरम में अपनी सेवाएं दी हैं। और मिज़ोरम उत्तर पूर्व में एक हमारा प्रदेश है, वहाँ जाना ही काफ़ी मुश्किल होता है। और साथ में जिस पोस्ट को मुझे भेजा गया था वो मैं 3 दिन पैदल जाके वहाँ पहुँचता था। और घने जंगल, जब हम पेट्रोलिंग के लिए जाते थे या एम्बुश लगाते थे तो लीचेस हमें बहुत तंग करती थी। बट साथ में क्योंकि हमने मन से सेना में जाने का निर्णय लिया था तो वो सारी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपके साथी साथ में होते हैं, तो ऐसे कोई आपके साथी है जिन्हें आप अभी भी याद करते हैं? हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं मिज़ोरम में गया तो वहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा साथ था, बांग्लादेश के साथ था और बर्मा म्यांमार के साथ भी था। तो वहाँ पे बॉर्डर पिलर्स होते हैं, तो टेक ओवर करने जाते हैं कि ये पिलर सुरक्षित है और वहाँ पे जाके जाते हैं। तो रात में हम जंगल में रह रहे थे। अभी बैम्बू के जंगल में जब बैम्बू आपस में टकराते हैं तो आवाज़ आती है और पत्ते गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई आदमी चल रहा है। और हमसे पहले कोई टोली वहाँ पे गई थी तो उन पर आक्रमण भी हुआ था। गुरिल्लाज जो इंसर्जेंट्स थे उन्होंने किया था। तो हम सो रहे थे, रात को पूरा अपना काम करने के बाद लेट रहे थे, आराम कर रहे थे, सेंट्री लगे हुए थे। तो एक जवान जो था सेंट्री, उसको वही आवाज़ जो जंगल में रात में मतलब वो घनघोर जंगल के बीच में से जो आवाज़ें आती है उससे थोड़ा सा घबरा गया। तो उसे साहब जी, वो पंजाब रेजिमेंट के थे, साहब जी कोई आ रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उसके साथ खड़ा रहा। मैं 1 घंटा उसके साथ खड़ा, देख कोई नहीं आ रहा है, चिंता मत करो। तो साथ ही इस प्रकार के हमारे बहुत अनुभव होते हैं। वहाँ से अपनी ओरिजिनल जो मेरी कोर है उसमें आ गया, लेकिन वो सारे दृष्टांत जो हैं वो भी याद आते हैं, मज़ा आता है। अभी हमने आपसे बात की कि आपने कैसे सेना में शामिल होने का फैसला लिया, फिर ट्रेनिंग की मुश्किलें क्या थी, दुर्गम स्थानों की। अब हम बात करेंगे रिटायरमेंट की। जो रिटायरमेंट का समय करीब आता है तो वह एक बहुत भावुक पल होता है, तो वो आपके लिए कैसा था और साथ ही रिटायरमेंट के बाद आपके लिए कैसा जीवन रहा? हाँ, मैं सेना में 1 साल प्रशिक्षण और 32 साल मैंने अपनी सेवा दी है। और मैं जम्मू कश्मीर से लेकर हाई एल्टीट्यूड एरिया से लेकर दक्षिण में तक, पश्चिम में राजस्थान के बॉर्डर से लेकर ईस्ट में मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मुझे पूरे देश को समझने का, देखने का मौका मिला। हम जब सेवा में होते हैं तो उसका एक अपना आकर्षण होता है, एक जिम्मेदारियां होती हैं, लाइफ एक सिस्टमेटिक ढंग से चल रही होती है। तो जो सर्विस जो है पूरे कई बार तो हम अपनी एनुअल लीव भी नहीं ले पाते हैं, इतने काम में अपने व्यस्त रहते हैं। लेकिन जब नज़दीक समय आता है, सबको ये मालूम होता है कि आपने रिटायर होना है या एक डेट है जो आपने रिटायर होना है, तो बड़े आनंद के साथ हम रिटायर हुए। बहुत अच्छा लगता है उन यादों को कि मैंने कुछ सार्थक जो अपना प्रयास किया है अपनी सेना में, जो उसका काम है उसमें मेरा छोटा सा योगदान मैंने, सेटिस्फैक्शन होता है। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शन दैट यस आई कुड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन आर्मी। तो अच्छा लगता है। पर जब रिटायरमेंट होता है तो ये भी अच्छा लगता है कि अभी चलो ठीक है, जिम्मेदारियों से दूर हो जाएंगे। शानदार तरीके से विदाई दी जाती है, तो मुझे भी वो शानदार विदाई दी गई। और जब हम छोड़ गए फौज को, अब रिटायर हो गए हैं, तो अब हम एक
जिम्मेदार नागरिक होने के नाते समाज में जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। यहाँ पे भी मैं अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करता हूँ। जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर उनकी कुछ समस्याएं हैं उनके समाधान की भी कोशिश करते हैं। मैं रिटायरमेंट के बाद मैं भूतपूर्व सैनिकों के संगठन का अध्यक्ष भी रहा। अभी पिछले 1 साल से, क्योंकि मुझे अपने व्यक्तिगत कारणों से देहरादून से बाहर ज़्यादा रहना पड़ रहा है, तो अभी मैं वो सेवाएं नहीं दे पा रहा हूँ। और अपना शौक़ है मुझे गोल्फ़ खेलने का, वो गोल्फ़ भी खेलता हूँ। तो रिटायरमेंट लाइफ में भी उतना ही आनंद है जितना सर्विस में था। जैसा कि आपने बताया कि रिटायरमेंट के बाद भी आप भूतपूर्व सैनिक जो संगठन है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो यह कथन एकदम सही है कि अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एक देखिए, सैनिक एक जब बनता है तो एक पूरी विचारधारा एक बदल जाती है, जीवन के प्रति एक नज़रिया बदल जाता है। और एक चीज़ जो डीपली इनग्रेन हो जाती है कि अगर आप किसी के भी काम आ सके तो आप प्रयास करते हैं कि आप काम करें। अभी तक हमने जो चर्चाएं की उसमें मैं चाहूँगी आप बताएं कि आपकी ट्रेनिंग के दौरान या जब आप देश सेवा में जुटे हुए थे उस दौरान कोई ऐसा जोखिम भरा या कोई ऐसा मज़ेदार किस्सा जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, देखिए, देखिए जोखिम जो ज़्यादा होता है वो इन्फेंट्री जो कॉम्बैट आर्म्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ के रोज़ ही ऑपरेशन होते रहते हैं। क्योंकि मैं सेना शिक्षा कोर में था, तो मेरा काम बेसिकली सैनिकों की शिक्षा की देखभाल करना एक महत्वपूर्ण काम होता है हमारा, कि उनको तैयार करके उनको अफसर बनाने के लिए भी हम उनकी ट्रेनिंग करते थे। तो मेरा थोड़ा सा प्रोफाइल इंस्ट्रक्शन का ज़्यादा था। तो अनुभव एक तो मैं आपको ट्रेनिंग के दौरान का बताता हूँ कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो ये जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज में एक एक्सरसाइज का हमारा हिस्सा होता था कि जिसमें हम इस पहाड़ी के इस तरह से पहाड़ी की दूसरी ओर रेड एक क्रिया होती है, वो रेड करके एक दुश्मन के ठिकाने को बर्बाद करके और फिर वापस अपने क्षेत्र में आते हैं। तो हमने वो रात में, हमको शाम को 6-7 बजे हमने स्टार्ट किया, रात में 12-1 बजे हमने दूर कहीं ठिकाने पे रेड की, और रेड करने के बाद उसको बर्बाद करने के बाद फिर हम अपने वापस ठिकाने में आए। उसके नज़दीक ही आए तो एक बरगद का पेड़ मिला हमें, हमने कहा चलो इसके नीचे सो जाते हैं। उस बरगद के पेड़ के नीचे, एक्चुअली जंगल में हाथी बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे हाथी रहते होंगे वहाँ पे, वो भी रात में गए हुए थे इधर। और हम आके, हमारी एक प्लाटून करीबन 30-35 कैडेट्स, हम उस बरगद के पेड़ के नीचे अपना अपना पिट्ठू लगा के ऐसे लेट गए। थोड़ी देर के बाद हाथी आ गए सारे। उन्होंने देखा कि हमारी जगह में तो एक कोई और बैठा हुआ है, तो हमसे 5-10 मीटर पे वो चिंगाड़ते रहे, अपना शोरगुल करते रहे कि तो हमारी जगह से भागो। लेकिन हम अपनी जो कार्य था हमारा, जो रेड करने के बाद, रात भर जागने के बाद सब लोग इतने थके हुए थे और नींद में आ रहे थे। हमने कहा तुम जो मर्जी करते रहो, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो फिर थोड़ी देर बाद हाथी जो है वो हताश होके वहाँ से चले गए कि ये तो आज उठने वाले नहीं हैं। जब मैं कश्मीर में पोस्टेड था तो वहाँ पे हम पाकिस्तान के जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे हमारी कुछ पोस्ट थी, तो वहाँ पे विज़िट कर रहे थे। तो मैं ब्रिगेड हेडक्वार्टर में था, तो ब्रिगेड कमांडर के साथ में हम जा रहे थे। तो ऊपर पाकिस्तान की पोस्ट थी, हमारी पोस्ट थोड़ी सी नीचे थी, तो हम अपनी पोस्ट में जा रहे थे। तो उन्होंने देख लिया ऊपर से कि ये आ रहे हैं, और पता चल जाता है कि कोई सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ से फायर कर दिया। बट हमारा रास्ता ऐसा था, थोड़ा कवर था, हमसे 1 मीटर दूर पर बुलेट्स फ्लाई कर रही थी। सो बुलेट्स और फ्लाइंग, तो हमने थोड़ा सा कवर किया, फिर हमारी पोस्ट ने भी उन पर फायरिंग शुरू की, फिर उन्होंने बंद कर दिया। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं फौज में। आप एज एन इंस्ट्रक्टर भी आर्मी भी रहे हैं, तो अभी के जो युवा सैन्य अधिकारी बनना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे वह अपना हौसला बनाए रखें? जी हाँ, देखिए, पहले तो आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। ये एक नौकरी नहीं है। फौज में जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये सोच के नहीं जाना चाहिए कि एक नौकरी है।
ये समर्पण है। आप पूरे जज्बे के साथ आप चाहते हो कि आप यूनिफॉर्म पहने, आप सीमाओं पर तैनात हों, आप देश की रक्षा करें। तो इस प्रकार का जज्बा अगर किसी में है तो फौज आपके लिए बहुत ही उचित स्थान है, उचित प्रोफेशन है और बहुत ही एक ऑनरेबल प्रोफेशन है। मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि जो इस दुनिया के जो दो श्रेष्ठतम प्रोफेशंस है, एक टीचिंग का और दूसरा सोल्जरिंग का, और मैं दोनों का मेरे साथ कम्बिनेशन रहा। तो सोल्जरिंग भी की और इंस्ट्रक्शनल असाइनमेंट भी किए। तो मेहनत करिए और एक जज्बा, एक ठान लें कि मुझे अधिकारी बनना है। बाहर के लोगों को किसी भी पर्सन इन यूनिफॉर्म, चाहे वो एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, आर्मी में हो और इवन पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी हो, तो एक सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि देखिए, देश के लोग सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे करते हैं? सेना पर। तो आप उस एक महान संस्था के सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं जिस पर देश विश्वास करता है। जनसंख्या के आधार पर सेना में अधिकारी और अन्य रैंक भी उत्तराखंड से है। प्रयास करिए, अगर आपके अंदर भी वो एक चाहत है कि मैं भी यूनिफॉर्म पहन के निकलूं और सेना में जाऊं, तो प्रयास करिए। प्रयास करने से सब कुछ संभव हो सकता है। वॉइस ऑफ उत्तराखंड के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने समय निकालकर हमसे इस बारे में चर्चा की। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि इस इंटरव्यू के जरिए सभी दर्शकों के मन में भारतीय थल सेना से जुड़े जो सवाल थे, उनका जो जवाब है उन्हें सही तरीके से स्पष्ट रूप से प्राप्त हुआ होगा। आज के साप्ताहिक इंटरव्यू में इतना ही। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। कैमरामैन गौरव पवार के साथ सुरभि गुप्ता।